नमस्कार दोस्तों। कल शाम से जब से सीजीएल मेंस के आंसर किया है तब से खूब हो हल्ला हो रहा है। यूट्यूब पे जहां देखोगे सब के सब लोग 30 के 30 क्वेश्चन फंसाए हुए हैं। अंग्रेजी के मास्टर चुप हैं, पर मैथ के मास्टर 30 के 30 क्वेश्चन फंसाए हुए हैं कि पूरा का पूरा उनके यूट्यूब सीरीज से फंस गया, पेज बाई पेज फंस गया और क्वेश्चन बाई क्वेश्चन फंस गया, डेटा बाई डेटा फंस गया। सिर्फ एक टीचर नहीं, दो टीचर नहीं, सारे टीचरों की ऐसी भरमार लगी हुई है। मैंने अनुसर से पूछा तो अनुसर ने बताया इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इस बार का पेपर बहुत आसान आया है। सीजीएल मेंस के पहले अनुसर ने सिर्फ 8 सेशन दिया है और थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे तो अनुसर ने बताया कि जो 8 सेशन दिया है उस 8 सेशन से 26 के 26 सवाल मैच कर गए हैं और 26 क्वेश्चन मैच कर गए हैं। तो मैंने पूछा कि सर कुछ बढ़िया सा जो है बना दो, इसमें कुछ यूट्यूब पे कह दो, भौकाल मच जाए और थोड़े से आप भी पॉपुलर हो जाओ। कहते इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि पेपर ही आसान है पिछले सालों के कंपैरिजन में और 8 सेशन में 26 क्वेश्चन फंस गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हो हल्ला करने वाली कोई बात नहीं है। तो आज की ये जो वीडियो है ना, ये अनुसर आपके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 30 के 30 क्वेश्चन, जिसमें आपको मेंस में कैसे सवालों को सॉल्व करना चाहिए। 2025 वाले बच्चे जिनका पेपर खराब हुआ है उन्होंने क्या गलती किया है, क्या अनुसर से आपको सीखना चाहिए। ध्यान से, इत्मीनान से शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा ताकि आप अच्छे से समझ सको कि गलतियां क्या हुई है मेरे से, या आने वाले बच्चे किस तरीके से इस तरीके के मेंस पेपर के लिए तैयार हो। नमस्कार दोस्तों, कल सीजीएल मेंस 2025 की आंसर की आई है। तो आज के सेशन में हम उस मेंस में जो मैथमेटिक्स के 30 सवाल पूछे गए। मेंस के सवाल है बट निहायत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, मेंस के उस लेवल के लायक तो नहीं है। लेकिन हाँ, सवाल चाहे कितने भी आसान है, उनका जो सोल्यूशन है, जो डिस्कशन है, वो आज बहुत भौकाली रहने। तो शुरुआत करते हैं अपने सेशन की और चलते हैं जरा सवालों को देखते हैं। ठीक है, अब पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, एक सवाल आपसे पूछा गया है कि 1 से लेकर के 100 तक कितने ऐसे इंटीजर हैं जिनके ठीक और ठीक 3 डिवाइजर है, 3 भाजक है। अब चूंकि जो आपके लिए मैंने 8 सेशन कंडक्ट किए थे सीजीएल मेंस से पहले, चूंकि समय टाइम जो था वो काफी कम था, 8 ही सेशन किए थे, बट 8 सेशन में मैंने आपको इतना कंटेंट दे दिया था कि आपसे बोला था कि आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। अब उसी सेशन में से ही सवाल आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार मैंने पूरा पेपर छपा रखा है। पेपर आसान है इसलिए सबके से छपा है। अब जैसे यही सवाल देख लो, क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ठीक 3 भाजक, मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, सवाल में क्या बताया था आपको कि 2 डिवाइजर किसके होते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर के होते हैं। ठीक और ठीक 3 डिवाइजर किसके होते हैं, प्राइम नंबर के स्क्वायर के होते हैं। 4 डिवाइजर, ये सारी चीजें आपको बताई थी। तो प्राइम नंबर का जो स्क्वायर होगा उसके सिर्फ और सिर्फ 3 डिवाइजर हमें मिलेंगे। और इवन लिखा हुआ भी है कि 1 से 100 तक कितने आपको प्राइम नंबर के स्क्वायर मिलने वाले हैं। तो एक तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, अगला प्राइम नंबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, उसके बाद अगला प्राइम नंबर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। नेक्स्ट जैसे हम प्राइम नंबर पे पहुंचेंगे तो ये हमारा स्क्वायर 100 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसकी जरूरत नहीं है हमें। तो 1 से 100 तक ऐसे कितने नंबर मिलेंगे जिनके सिर्फ और सिर्फ 3 डिवाइजर होने वाले हैं। आपका आंसर हो जाएगा बोले ऐसे 4 नंबर मिलेंगे। ये सब पहला क्वेश्चन था, आपकी क्लासेज में डिस्कस भी हुआ था, एंड आई होप कि आपने अच्छे से किया भी होगा और अच्छे से करने लायक है। इस सवाल को कोई तवज्जो देने लायक सवाल है क्या। एक अगला सवाल देखो, ये कॉन्सेप्ट आपको एक पढ़ाया था टिग्नोमेट्री का, मैंने आपको बोला भी था कि पूरी टिग्नोमेट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट। उसके अलावा मैंने कुछ आपको डायरेक्ट रिजल्ट भी सिखाए थे। टिग्नोमेट्री पे 2 सवाल आए, एक सवाल आ गया कॉम्प्लीमेंट्री पे, एक सवाल आ गया डायरेक्ट रिजल्ट पे। आप पुरानी वीडियोस में अगर देखो जाके, और मैं नहीं कह रहा कि मेरी सारी वीडियोस देखो, सिर्फ उन 8 वीडियोस को ही देख लोगे ना, उन्हीं में ये सारा कुछ मिल जाएगा। अब यहां पर आपके लिए लग रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट, मतलब अगर ए और बी का सम 90 हो रहा है, तो मैंने बोला था कि कॉस अपॉन साइन हो या साइन अपॉन कॉस हो, अगर सम 90 हो रहा है तो इनकी वैल्यू कितनी होती है। ये आपके साथ क्लास में डिस्कशन हुआ था, ये आपके पेपर में आ गया है कि कॉस 39 अपॉन साइन 51। अब 39 और 51 कितना हो गया, 90। कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है तो इसकी वैल्यू 1। और कॉम्प्लीमेंट्री कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, जैसे tan a tan b डिस्कशन हुआ था, cot a cot b डिस्कशन हुआ था, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b, अगर a और b 90 हो रहा है तो इसकी वैल्यू 1 होती। यही आइडेंटिटी रखी, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1, रूट से बाहर आएगा 1 हो गया। तो 3/2, 3/2, 1.5 में से अगर 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, आधा बचेगा। ये पेपर का क्वेश्चन है अगला, है ना। आप समझ पा रहे हो ना कि पेपर ही आसान है। तो ये वो सवाल है जो ना, जहां से आपके कॉन्सेप्ट्स एक्चुअल में स्टार्ट होते हैं। अब कोई भी पर्सन अगर टिग्नोमेट्री पढ़ा रहा होगा तो डेफिनेट सी बात है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेगा ही करेगा।
और अगर कर रहा है तो उसमें ये वैल्यूज यूज होंगी ही होंगी। अब उस बात पे आ जाओ कि भाई हमारे से पूरा पेपर फंस गया, मेरी समझ नहीं आता है। मैंने भी वो जो 8 सेशन लिए थे उनमें जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल थे मैंने वही डिस्कस करे थे। उस पर आ जाए कि भाई मेरे से 26 सवाल फंस गए या 25 सवाल फंस गए, कोई मतलब नहीं है ना। वो हाँ, जब पेपर आपकी सोच से बाहर आए और वहां पर आप अगर बोलो कि नहीं यार मेरे से पेपर पूरा फंसा है, तब कोई बड़ी बात है। इस पेपर में 30 के 30 भी फंसा दो तब भी मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बड़ी बात है, क्योंकि सारे सारे बेस। अब ये सवाल आपको भी पता ही है कि यहां से आपका अलजेब्रा का रेसिप्रोकल केस स्टार्ट होता है। मैं यहां पर भी स्क्रीनशॉट लगा के आ जाऊं कि देखो हमारे साथ, क्योंकि मैंने पढ़ा है, डेफिनेटली पढ़ा है ना। तो स्क्रीनशॉट लगा करके आ जाए कि देखो अगर ये लिखा है, ये देखो हमने कराया हुआ है हमारे पेपर से, तुम्हें भी पता है कि अलजेब्रा स्टार्ट ही यहां से होती है। रेसिप्रोकल केस है कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर p दे रखा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर माइनस 2, और एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर होता है p क्यूब माइनस का 3p। यहां से आपकी अलजेब्रा एक्चुअल में स्टार्ट होती है। अब उसको दिखाया जाए कि नहीं हमारे से पेपर आए, तो ओवरऑल जो पेपर आए हुए ना ये बहुत आसान है, और जहां जहां से आपके टॉपिक स्टार्ट होते हैं वो तो हर टीचर पढ़ाएगा ना। अब ऐसा तो कोई टीचर नहीं होगा कि अलजेब्रा पढ़ा रहा है और रेसिप्रोकल केस पढ़ाएगा, पॉसिबल है नहीं है। हर टीचर पढ़ाएगा, टीचर अगर पढ़ाएगा तो ये चीज उसके नोट्स में डेफिनेटली होगी। तो उस चीज पर ठीक करा नहीं फोड़ना होता है कि नहीं हमारे से पूरा पेपर है, अच्छी बात है आया, जरूरी है, आप तारीफ करो अपनी, लेकिन मेरे हिसाब से तारीफ तब होती है जब पेपर अनसर्टेन है ना, जो आपने सोचा ना वो पेपर में आए, और फिर अगर आपके नोट से पेपर फंस रहा है तो बड़ी बात है। ये तो सबके नोट से फंसेगा, तो करना क्या है यहाँ पर, आपको भी पता है कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स, पी की वैल्यू अगर 2 प्लस 2 रूट 3 है तो p का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 24 रूट 3, और माइनस का 3p करेंगे तो ये हो जाएगा 6 रूट 3। तो 24 में से 6 चला गया, 18 रूट 3 आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। एक और सवाल पकड़ लेते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा ये एक सवाल आया, ये क्वेश्चन हमने आपको उन 7-8 सेशन में कम से कम 5 या 6 सेशन में मतलब 5 या 6 बार करवाया। और जब जब ये सवाल आया तब तब मैंने आपको क्या समझाया कि इस सवाल में एग्जामिनर आपकी कैलकुलेशन की एबिलिटी नहीं जानना चाहता है। ये क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न से पूछा जाता है, लेकिन कभी भी एग्जामिनर का औचित्य ये होता ही नहीं है कि हमें आपसे कैलकुलेशन करवानी। मैंने आपको बताया भी था कि जब भी अगर ऐसा सवाल आए पेपर में तो कैलकुलेशन करने मत बैठना, दिमाग लगाना, करना क्या है। जैसे एक सवाल ये था तो यहां पर आपने बोला था सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहां पर एक क्वेश्चन था, बोले सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला फिट हो रहा होगा या कोई क्वालिटी प्रॉपर्टी फिट हो रही है। अब जैसे ये सवाल है आपके साथ, अगर आप वैल्यूज को देखो तो कहीं ना कहीं 16.67 दिख रहा है, 83.33 दिख रहा है, 33.33, 12.5, ये सारे के सारे नंबर्स कहीं आपने परसेंटेज के कन्वर्जन केस में पढ़े, राइट। अगर हम परसेंटेज के कन्वर्जन केस को देखें तो ये 16.67 क्या होता है, तो सर ये 1/6 होता है। 1/6 की वैल्यू आप 16.67% लिखते हो, परसेंट की 2 जीरो दशमलव उधर पहुंचा दिए। ये क्या लिखा है, बोले सर ये 5/6 की वैल्यू लिखी है परसेंटेज में। ये क्या है, 1/3 की वैल्यू लिखी हुई है अपॉन ये 22.22 कहां पर पहुंचता है, 2/9 पर, तो ये 2/9 की वैल्यू होगी। सेम उसी तरीके से ये आपका 2/3 हो जाएगा, लास्ट वन होता है 1/8। ये कन्वर्जन फॉर्म था, समझ गए। अब आप देख लीजिए चीजें बड़ी आसानी से कर देंगे। अगर आप कैंसिल करने बैठेंगे तो यहां से अगर कैंसिल किया जाए ये खत्म हो जाएगा, 3 3 3 ये सब खत्म हो गया, यहां पर 2 बचेगा, 2 बचेगा, 2 दूनी 4, ये गया 2 इधर पर पहुंच जाएगा। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो, आपके पास अल्टीमेटली कितना बच रहा है, 5/2। 5/2 का मतलब 2.5, ऑप्शन डी करेक्ट। तो कन्वर्जन एक चीज हमें ये चीज ध्यान रखना, कभी भी अगर ऐसा फॉर्मेट का सवाल आ रहा है आपके सामने तो हमेशा ध्यान रख लो कि वो कैलकुलेशन नहीं पूछ रहे, वहां पर कोई ना कोई प्रॉपर्टी फिट हो रही होगी। और इस पर आपको जाने कितने सवाल लगवाए थे, और इवन ना सिर्फ मेरी, आप किसी का भी कोई सेशन देख लो, आप मूक लगाओ, आपको मूक में इस तरीके के सवाल भर भर के मिलते हैं, तो उस पर ठीकरा फोड़ने का कोई मतलब नहीं है कि भाई हमारे से आया तो हमारे वाले से, है ना। चलिए, क्योंकि सवाल ही ऐसे है। एक अगला क्वेश्चन है, हाँ ये चीज है। अब ये जब सवाल आया था मैंने आपको बताया था कि पिछले 3 साल से एसएससी आपसे स्टैट्स पे सवाल पूछ रहा है, और हर बार वो सवाल पूछता है
पूरी दम से पूछता है, लेकिन वो हर बार एक लूप छोड़ रहा है। आप उस वीडियो में जाकर के देखना, मेरी यही वर्डिंग है कि एसएससी सवाल पूछ रहा है लेकिन हर बार वो लूप छोड़ रहा है। आप वो लूप को पकड़ लीजिए। एक सवाल हम लोगों ने डिस्कस किया था, ऐसे 3-4 सवाल डिस्कस हुए, राइट? और हर सवाल में आपको ये लूप मैंने दिखाया भी था कि ये लूप पकड़ लो। एसएससी अभी इसको डिकोड नहीं कर पाई है क्योंकि उनको इसको ब्रेक करना नहीं आता है। अब इस सवाल में क्या था कि इन्होंने पूछा था कि मोड क्या है। मोड मतलब जो नंबर सबसे ज्यादा बड़ा है, तो मैंने बोला था कि मोड ये है 25 और 30 के वेरिएशन के बीच में होगा। तो 25 और 30 के बीच में आपका एक ही ऑप्शन था, इसीलिए तो हमने इन 3 को काटा था। बाद में नो डाउट उसको डिस्कस भी किया था, लेकिन मैंने बोला था कि इस बग को अभी तक एसएससी दूर नहीं कर पाई है। अभी आपके पेपर में सवाल इन्होंने बोला है कि आपके पास में 50 में से प्राप्त अंक है, तो आपको माध्यिका निकालनी है। माध्यिका मतलब बीचों बीच वाला नंबर। टोटल नंबर कितने? बोले सर 8 5 13, 6 19, 6 25 और 5 30। तो माध्यिका कहां पहुंचेगी? 15वें और 16वें नंबर पे। अब 15वां और 16वां नंबर कहां मिलेगा? बोले 8 5 13, 15वां और 16वां नंबर हमें इस वाले वर्टिकल में मिल जाएगा। ये वर्टिकल है कितना? 20 और 30 के बीच में हमारी माध्यिका होगी, यही तो सिखाया था। अब 20 और 30 के बीच में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन, अभी तक ब्रेक नहीं कर पाई। और ये चीज आपको क्लास में प्रॉपरली समझाई थी कि अभी तक स्टेट्स पे जो भी सवाल पूछ रहे हैं उनमें हर जगह पर वो ऐसा लूप छोड़ रहे हैं आपके लिए, तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। सिंपल वर्डिंग यही थी उस क्लास की भी। आप वीडियो प्ले करो जाके, आपको मिलेगा वो सब। एक और सवाल है, अच्छा इसका सॉल्यूशन भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन एक और सवाल आया था। ये लो एक और स्टेट का सवाल है पेपर का, इसमें भी सेम प्रॉब्लम, इसमें भी सेम वही चीज दे रखी है। यहां पर क्या है? बोले सर यहां पर इन्होंने पूछा है कि औसत आयु बताइए। मीन आपसे पूछा गया इस पूरी टेबल का। अब अगर मीन निकालने के लिए पहुंचते तो एक बार जरा टोटल करते हैं कितने लोग हैं। तो 10 और 12 22, 8 30, 5 35, 15 50, 60 70 75 लोग हैं। 75 लोग हैं तो मीन है, तो लगभग बीच वाला नंबर चाहिए। बीच वाला नंबर कहां पर पहुंच रहा है? अब एक चीज और समझना है, यहां पर भीड़ थोड़ी सी ज्यादा बढ़ रही है, यहां पर भीड़ थोड़ी सी कम। लेकिन अगर हम एवरेज लाइन अगर खींचे यहां से, तो हमारे पास कहीं ना कहीं ये बन रह जाकर के 30 और ये 5 35, लगभग इस लाइन के आसपास हमारा मीन बैठेगा। अब इस लाइन के आसपास आपके पास कौन सा ऑप्शन है? 43। अच्छा इसको आप एक तरीके से और कर सकते हो, कंपैरिजन से भी कर सकते हो। कंपैरिजन से कैसे करेंगे वो भी सिखाया था कि अगर हम ये सब कुछ हटा दें, हमारे पास पहला ऑप्शन कौन सा है? बोले 38 38 यहां पर पहुंच रहे हैं। अब आप खुद सोचो कंपैरिजन से, एक साइड पर सिर्फ 22 लोग हैं और उनकी वैल्यू बहुत छोटी है, और दूसरी साइड पर कितने हो गए हैं? यहां पर देखो 30 और 15 45 लोग हैं। एक साइड पर 45 लोग हैं, एक साइड पर सिर्फ 22 लोग। 22 लोगों की वैल्यू बहुत छोटी, 45 की वैल्यू बहुत ज्यादा है। आपको लगता है कि इनका बैलेंस यहां पर बनेगा? नहीं बन सकता। 32 बोले और छोटा हो गया और ऊपर पहुंचाना है, ये तो और खराब हो गया। ये दोनों खत्म हो गए हमारे। अब बची बात इन दोनों की 54 और 43 की। 43 कहां पर पहुंच रहा है? 54 बोले सर 40 54 पहुंच रहा है सबसे आखिरी में जाएगी। क्या आपको लगता है कि मीन एवरेज सबसे लास्ट में पॉसिबल है? एवरेज बीच की वैल्यू। तो यार ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, तब भी कौन सा ऑप्शन बचा है? बोले सर ऑब्जर्वेशन से भी ब्रेक कर सकते हैं। मैंने ऑब्जर्वेशन अप्रोच भी सिखाई थी, ऑब्जर्वेशन कंपैरिजन। नो डाउट इनके मेथड्स पे भी हम लोग आएंगे, बट इस सवाल को हम लोग इस अप्रोच से सॉल्व नहीं कर सकते। इवन आपको सिखाया गया है, पढ़ाया मैंने इस तरीके से। अब जरा एक काम करते, जो पिछला सवाल हमारा छूट गया इसको एक बार मेथड से डिस्कस कर लेते कि इसका मेथड क्या है। कि सपोज करो एसएससी इस वीडियो को देख ले और बोले यार अनुज सिंह ने तो पॉइंट पकड़ा दिया, अब अगले बार पेपर में ऐसे सवाल ऐसे ऑप्शंस नहीं रख सकते। तो उस केस में आप इस सवाल को कैसे करोगे वो समझ। सबसे पहला काम आपने ये कैलकुलेट किया, बोले सर टोटल 30 लोग हैं, तो हमारी मीडियन वाला जो कॉलम है वो ये है। इसकी लोअर लिमिट कितनी है? 20, मतलब 20 तो जाएगा, मीडियन 20 तो होगी। एडिशनल डिफरेंस कितना होगा बस वो पता कर लो। तो इसमें प्लस करूं, टोटल नंबर कितने? बोले सर 30। टोटल नंबर कितने? 30। 30 का आधा 15, फॉर्मूला होता है 30 का आधा 15। अच्छा इससे ऊपर कितने लोग हैं? 13 लोग हैं। 15 में से 13 घटा दीजिए, अपॉन इस वाले कॉलम में कितने लोग हैं, इनटू ये वेरिएशन कितना बड़ा है, 20 से लेकर 30 तक की गैपिंग कितने की? 10 की। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 23.3। कैलकुलेट अगर करते तो 15 में से 2 गया, 13 गया, 2 बचा, 2/6 1/3। 3 से अगर कैंसिल करेंगे तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3.33। तो 20 में अगर 3.33 जोड़ देंगे आंसर 33.3
3 बेसिक फॉर्मूला भी है। अब अगर कोई बोले ये स्टेट्स का फॉर्मूला है, स्टेट्स में मीडियन 2 ही तरीके से आप कैलकुलेट करते हो स्टार्टिंग में। सबसे पहले बोले सर जब नंबर सिंपल लिखी हो, जब सिंपल लिखी हो तो उन्हें हम एक सीक्वेंस में बनाते हैं, फिर बीच वाला नंबर हमारा मीडियन हो जाता है। दूसरा टेबल लिखी हो, अब टेबल लिखी हुई है तो स्टेट्स में पढ़ाई ही जाएगी, ऐसा तो नहीं है कि इस टाइप को हटा देंगे कि हटो नहीं पढ़ा रहे, पढ़ाई ही जाएगी, स्टेप ही है। तो उस पे अब बोलो कि नहीं यार आया 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 आया, अच्छी बात, लेकिन आप इसको सुनो और इस लूप को ध्यान रखिए, बहुत काम कर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में यहां पर आ जाइए। यहां पर अगर आपको लगाना है तो आप डेविएशन से लगा, डेविएशन बहुत ज्यादा लगेगा। अच्छा, अगर डेविएशन भी नहीं लगाना है तो एक काम करो, सबसे पहले काम, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर आपको मीन चाहिए तो मीन निकालने का कॉन्सेप्ट होता है कि इनका बीच का मीन निकालो। 25 और 29 का मीन कितना हो जाएगा, 30 और 34 का मीन कितना हो गया, 32। 35 और 39 का मीन 35। और से अगर देखते जाओ तो 42, फिर 47, फिर 52 और लास्ट में 70। ये मीन आ गया। अब आपको क्या करना होगा, बोले सर इनका मल्टीप्लाई करना होगा, जो भी आए इनका मल्टीप्लाई करना होगा, जो भी आए ऐसे करके हमें लिखना है। मेरा कहना है इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, कोई भी इनमें से डेविएशन अप्लाई करो। डेविएशन क्या होता है कि हम अपनी तरफ से किसी भी एक नंबर को मीन मान लेते हैं। यार मैंने मान लिया कि मेरा मीन कितना है, मेरा एवरेज कितना है, 42 है, चलो डन। अब उसके बाद आगे की चर्चा हम करेंगे। अब 42 से अगर 27 को देख रहे हो तो 15 कम है, 10 नंबर पे डिफरेंस कितना आएगा, 150 का। 42 से 32 10 कम है, 12 के लिए डिफरेंस 120 का। ये 5 कम है तो 8 पंचे 40, यहां पर डिफरेंस 0 का। ये 5 ज्यादा है तो 15 अपना 75 प्लस का 75 होगा। ये 10 ज्यादा है तो ये प्लस का 100 हो जाएगा, और ये 15 ज्यादा है, 15 गुणा 15 ये हो जाएगा 200। ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। अब अगर टोटल करें 150 और 120, 270, 310 माइनस में बन रहा है, 310 माइनस में बन रहा है, 225 और 75 300, ये क्या। अब माइनस का 10 बचा है तो ये 100 से डाइल्यूट करेंगे तो अल्टीमेटली प्लस का 90 आ गया, और वो प्लस का 90 आपको इन 75 लोगों में बांट देना। तो अगर 90 को आप 75 लोगों में बांटोगे तो कितना आ जाएगा, तो आपको सर प्लस का 1:1/5, 1/5 को लिखेंगे तो टोटल कर दो 42 में अगर जोड़ दोगे तो आंसर हो जाएगा 43.2। ये सॉल्यूशन है। बट सॉल्यूशन की जरूरत थी आपको, नहीं थी ना। मैंने सिखाया ना कि आप ऑब्जर्वेशन करके आपके पेपर के लगभग लगभग 20 से 22% क्वेश्चन को ब्रेक कर सकते हो। ये ऑब्जर्वेशन का ही सवाल था, 10 सवाल भी ऑब्जर्वेशन का ही था, है ना। तो ये क्वेश्चन हो गए 5। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, पूरी की पूरी वैल्यूज, अरे हमारे पेपर से तो वैल्यूज मैच कर रही हैं। कुछ वैल्यूज पर्टिकुलर ऐसी होती है, जैसे अभी बात बताओ, टाइम एंड वर्क का सवाल होता है, ए कोई काम 20 दिन में करता है, बी कोई काम 30 दिन में करता है। तुम्हें भी पता है 50 सवाल इस वैल्यू पे बने। मजा तो तब हम माने जब पेपर में आए कि ए किसी काम को 414 दिन में कर रहा है, बी 536 दिन में कर रहा है, और सी 788 दिन में कर रहा है। ये सवाल आपके सीट में होना चाहिए तो हम माने कि आपने पेपर फंसाया। अब 31,225 को हमने उठाया था, ये देखो कितना लिखा है, 15,625 से कितनी राशि बन रही है, 19,683। क्योंकि नॉर्मल वैल्यूज हैं 25 का क्यूब, 27 का क्यूब, 28 का क्यूब, वो वैल्यूज हैं जो सीआई में फ्रिक्वेंटली यूज होती है। अब 15,625 ये लिखी, कोई राशि 15,625 है और वो बाद में 19,683 हो रही है। तो ये तो बच्चे को पता है कि सर ये 25 का क्यूब लिखा है, ये 27 का क्यूब लिखा हुआ है, क्यूब फॉर्मेट ही है। और क्यूब फॉर्मेट ऐसे भी डिसाइड हो रहा है कि इन्होंने बोल रखे कि अर्धवार्षिक रूप में अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो टाइम डबल हो जाएगा, 1.5 साल को हम लिख देंगे 3 छमाही, और 3 छमाही हमें ये इंडिकेशन देता है कि भैया जो भी ब्याज बन रहा होगा, जो भी राशि बन रही होगी वो क्यूब फॉर्मेट पे बनेगी। तो जो प्रिंसिपल है हमारा मेरे भाई, वो लिखा है 15,625, और जो अमाउंट है वो है 19,683। अब चूंकि 3 यूनिट की वजह से, 3 छमाही की वजह से ये प्रिंसिपल और अमाउंट क्यूब फॉर्मेट क्रिएट करते हैं, आपको भी मालूम है ये बात। तो ये लिखा है 25 का क्यूब, और ये लिखा हुआ है 27 का क्यूब। इसका मतलब राशि हर साल में 25 से 27 हुई होगी, 25 से 27 हुई है, इसका मतलब 2 रुपए ब्याज मिल रहा है 25 पर।
इंटू 100। याद करो इस सवाल पे हम लोगों ने सॉल्व करने के बाद 8% आएगा, और इतना आने के बाद मैं स्टार भी लगाता था। ये स्टार क्यों लगाते थे? क्योंकि ये वो जगह है जहां तुमसे गलती होगी, और एग्जामिनर ने इस लूप को ढूंढा है, दिया है उसने 8%। अब अगर आपने क्लास अटेंड करी, अगर आपको अगर ये स्टार याद होगा तो आप बच जाओगे, नहीं तो शायद 8 लगा सकते हैं। इस 8 में प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये किसका है? आधे साल का है। अगर आधे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है तो पूरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 16%। क्लास से सवाल आया। और एक बात और बताओ, ये जितने भी स्क्रीनशॉट लगाए हैं इन लोगों ने, है ना, क्योंकि मेरा ये स्टाइल नहीं है। आप लोगों ने इतने बार देखा होगा कि मैंने जाने कितने बार पेपर डिस्कस किया, मुझे नहीं आता ये सब कर। क्या मतलब है? मेरा काम है पढ़ाना, मैं आपको जेन्युइन चीजें पढ़ाता हूँ, वो पढ़ाता हूँ जो एग्जाम में आए। बट इन सब ने समझाया, बोले नहीं सब दिखाना जरूरी, तो मैंने कहा करो, मैं नहीं कर रहा। बट हाँ, ये वो सब स्क्रीनशॉट है जो आपको सिर्फ और सिर्फ उन 8 लेक्चर में पढ़े। तो फिर से वही चीज बता रहा हूं कि पेपर को फंसा पाना, ये इस सीजीएल मेंस वाले पेपर को फंसाना मेरे हिसाब से कोई उतना बड़ा अचीवमेंट नहीं है। अगर 8 सेशन में से 26 सवाल फंसा सकते हैं, तो गलती से अगर मुझे 15 सेशन मिल गए होते तो फिर तो पूरा पेपर छपवा के निकाल देते। आज समझ में? अब इसमें मैं अगर मेरे से कोई पर्सनली पूछे ना कि अनुज सिंह ये तुम्हारा अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि ये सब वो सवाल है जहां से वो टॉपिक ही शुरू हो रहा होता है। आप खुद बताओ, छमाई तिमाई का यहां से नहीं पढ़ते हैं। अब अगर सीआई के टॉपिक में छमाई तिमाई कोई पढ़ाएगा तो कंफर्म है कि उसको ये सवाल लेना ही पड़ेगा। और अगर कहीं उसने 10 सवाल ले लिए तो उन 10 सवाल में एक वैल्यू 27 का क्यूब भी होगी, एक वैल्यू 28 का क्यूब भी होगी, एक वैल्यू 21 का क्यूब भी होती है, 92 61 कई बार लगाए। बात समझ गए ना? तो ये इनिशियल है उन सभी टॉपिक्स के। ये सवाल है। जब जब टाइम एंड वर्क की बात है, मैंने आपको हर बार टोका, आपको हर बार क्रिटिसाइज किया। उस टाइम आपको बुरा भी लगा होगा, सॉरी बोलूंगा नहीं, लगना चाहिए। जब बुरा लगेगा तभी आप चीजों में सुधार करें। जब जब टाइम एंड वर्क की बात आती थी, मैं आपसे बोलता था कि एग्जामिनर पैटर्न अपना बदल चुका है। अब टाइम एंड वर्क में सिर्फ और सिर्फ एलसीएम मेथड पर डिपेंड मत रहो, टाइम बचाया जा सकता। और हमने आपको कई बार, अब जैसे एक ही स्क्रीनशॉट लगाया है, इसमें मैंने आपको कौन सा, इसमें हमने आपको कंपैरिजन कॉन्सेप्ट सिखाया, बोला था। एक हमने आपको रेशियो कॉन्सेप्ट सिखाया, एक हमने आपको परसेंटेज कॉन्सेप्ट सिखाया था, एक हमने आपको पेयरिंग कॉन्सेप्ट सिखाया, और ये सब उन्हीं सेशंस में सिखा दिया था थ्रू एग्जांपल। और इस तरीके के एक नहीं 11-12 सवाल लगवाए थे, जिससे कि आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर पाओ। अब अगर उस कॉन्सेप्ट को अगर हम अप्लाई करें ना, तो इस सवाल पर शायद तुम्हें पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़े, बल्कि मैं एक चीज दावे के साथ कह सकता हूं कि बाकी सब जगह पर ये सवाल प्रॉपरली सॉल्व हो रहा है, क्योंकि एलसीएम मेथड से बाहर नहीं निकलना है तुम लोग को। निकलो, जरूरत है आपकी। और ये सवाल एक नहीं कई बार बताया, जरूर अलग अलग एग्जांपल से लेकर के बताया कि 2 दिन में एबीसी काम कर रहे हैं आधा, बी और सी अगले 2 दिन में इतना काम कर रहे हैं, तो देखो बी और सी का 3/2 का पेयरिंग ही तो करिए, कंपैरिजन ही तो हुआ है। अब यहां पर क्या, पी क्यू एक काम को 20 और 30 दिन में करते हैं, वे 6 दिन तक एक साथ काम कर रहे हैं, फिर क्यू हट गया, फिर क्यू की जगह आर आ गया, फिर पी और आर ने अगले 8 दिन तक काम वर्क किया। अब यहां पर कॉन्सेप्ट क्या समझाया था? मुझे ये बताओ, पी ने यहां पर 6 दिन काम किया, बोले किया। पी ने यहां पर भी 8 दिन काम किया, और भी किया। तो पी ने टोटल कितने दिन काम कर? 8 और 6 14 दिन। अगर पी भाई साहब 20 दिन में पूरा काम कर रहे हैं, तो पी उन 14 दिन में कितना काम कर देगा? 70%। 20 दिन में 100%, 14 दिन में 70%। पी का हिस्सा खत्म, पी का पूरा कंट्रीब्यूशन बाहर कर दिया आपने। यहां पर पी और क्यू ने काम शुरू किया था, 6 दिन क्यू ने काम किया, तो क्यू ने कितना कंट्रीब्यूट किया होगा? तो अगर क्यू 30 दिन में पूरा काम कर रहा है, तो 6 दिन में 1/5 हिस्सा, तो 6 दिन में ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 20%। उस पूरे काम को निपटाने में पी का कंट्रीब्यूशन है 70% का, क्यू का कंट्रीब्यूशन है 20% का। ये परसेंटेज अप्रोच सिखाई थी आपको? अब याद आ रहा होगा, बोले हाँ सिखाई। जो भी है ये सब उन सेशन में आपको सिखा दिया गया था। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि जो भी उन सेशन से तैयारी कर रहे थे, उन 8 सेशन से, मैंने बोला था कि अब तुम तैयार हो, पेपर 2 जाके एक भी सवाल ऐसा नहीं लगेगा तुम्हें जो तुम्हारे सामने नया आया, बस तुम इन्हीं कॉन्सेप्ट पर स्टक बने रहना। अब अगर आप देखो तो 70 और 20 90% काम पी और क्यू ने किया।
तो बचा हुआ 10% किसने किया होगा? आर ने। वो बचा हुआ 10% आर ने कितने दिन में किया? 8 दिन में। अगर 10% आर भाई साहब 8 दिन में कर रहे हैं, तो भाई तुम ही बताओ कि आर अकेले 60% कितने दिन में करेगा? 10 छिक्का 60, 8 6 48 दिन। ये तुम्हें समझाने के लिए भले लिख दिया, बल्कि तुम्हारे दिमाग में तो ये बर्बल ही चल रहा होगा। मैंने 3 सवाल था, और इसकी अप्रोचेज आपको एक नहीं मल्टीपल टाइम्स बताई, है ना। अब मैं चाहता यहां पर 4-6 स्क्रीनशॉट लगा देता, सारे सवाल लगा देते ना कि भाई देखो ये अप्रोच से हमने बताए थे और सवाल आया, तो फिर तुम्हारा ये सवाल सॉल्व नहीं हो पाता है। चलिए एक सवाल और हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो। एबीसी एक बिजनेस में 3-4-5 के रेशियो में निवेश कर रहे हैं। मैंने बताया था कि रेशियो पर बेस्ड पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ सकता है। अब समझो, एबीसी इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहां पर भी एबीसी इन्वेस्ट कर रहे हैं रेशियो में। 4 महीने के बाद, आफ्टर 4 मंथ, ए अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि कर रहा है। 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी में कैपिटल को 50% बढ़ा रहा है। अब मैं बोलूं डिट्टो, हमारा सवाल फंस गया। कॉन्सेप्ट है भाई, लक है। इंपॉर्टेंट है कि मैंने आपको सवाल कैसे पढ़ाया था और उसकी अप्रोच क्या बताई थी। मैंने कहा था कि टाइम कंज्यूम, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम क्या थी? पार्टनरशिप का सवाल ऐसा तो नहीं कि तुमसे नहीं होता है, हो जाता है। टाइम कंज्यूमिंग था प्रॉब्लम, और उसका तोड़ मैंने बताया था, बस वो आपको याद रखना। अब इस सवाल में करना क्या? बोले सर ए ने और बी ने और सी ने 2 रुपए, 3 रुपए और 5 रुपए लगाए बिजनेस में। सवाल कह रहा है कि 4 महीने बाद, मतलब 4 महीने तक तो इनका पैसा लगा रहा, और आगे पूरा बात कर रहे हैं, साल भर की बात करें तो इसका मतलब 4 महीने को मैं 1 यूनिट मानूंगा, तो 1 साल में मेरे पास 3 यूनिट बन जाएंगी टाइम की। ये सिखाया था मैंने, टाइम बचाने के लिए। तो ए का ये 2 रुपए 1 यूनिट तक लगा रहा है, मैं 4 महीने के टाइम पीरियड को 1 यूनिट बोल रहा है ना। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने अपनी पूंजी 50% बढ़ा दी, मतलब 1 बढ़ा दी तो 3 करती हो। बी ने अपनी पूंजी को 1/3 कम कर लिया, अगर इनका भी 1 यूनिट तक लगा, इन्होंने 1/3 कम कर लिया, तो इन्होंने 2 रुपए बचे। सी ने कोई चेंज नहीं किया। साल के अंत में 1 यूनिट हो गया तो 2 यूनिट और 4-4 महीने के, ये भी 2 यूनिट और सी का पैसा पूरा 3 यूनिट तक लगा। काम खत्म। रेशियो निकालो, ये कितना रेशियो? 2, 3 दूनी 6 और 2 8, यहां पर 4 और 3 7 और ये 5 दिया 15। इस रेशियो में प्रॉफिट बांट दो। यही तो टाइम बचाने का तरीका था। अब पूछा क्या इन्होंने? बी का हिस्सा ज्ञात करो, टोटल प्रॉफिट अगर 33,000 है। अब टोटल प्रॉफिट तुम्हारे हिसाब से कितना है? बोले सर मेरे हिसाब से टोटल प्रॉफिट 30 बन रहा है। अगर 30 बराबर 33,000 के हैं, तो बी का हिस्सा 7 बराबर पूछना है। आपको पता है 11 और 7 का मल्टीपल चाहिए, 11 और 7 का मल्टीपल आंसर। और अब सोचो, मल्टीपल कोई ट्रिक है? नहीं है यार, काट भी लोगे तो कोई पेन थोड़ी नहीं है 33,000 में से। 1 बराबर 1100, 7 बराबर 7700। ये सवाल पार्टनरशिप का था। अगला क्वेश्चन आपका, एक और सवाल लिखा हुआ है, ये देखो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट। मैंने बोला था कि ये आपके देखो, मैंने टेक्नोमेट्री में एक सवाल होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट, एक और बताया था मैंने डायरेक्ट अप्रोचेस। ध्यान रखना, एक आपको डायरेक्ट अप्रोच ये बताई थी, इसके 8 सेगमेंट बनते हैं, राइट। ये देखो लिखे हुए हैं कुछ 4-5। एक आपको डायरेक्ट अप्रोच ये बताई थी कि इसको ध्यान रखना, एक आपको अप्रोच ये बताई थी। ये सवाल भी पूरा वही था कि अगर 2a पर जाओगे तो फंस जाओगे, तो 2a को थीटा माना था, तो 2 + tan स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा। मल्टीपल टाइम से डाटा रिपीट होता है, मल्टीपल टाइम से डाटा रिपीट होता है। और इसका डायरेक्ट अप्रोच क्या बताया था? बोले सर ये होता है sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। ये डायरेक्ट अप्रोचेज ही है, तो ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है आपको। अब अगर सवाल को देखो तो ये यही लिखा हुआ है। बोले सर अपॉन में तो यही लिखा हुआ है sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। अच्छा, उसके पीछे की वजह भी मैं बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट अप्रोच के पीछे की वजह भी समझाया था आपको कि ऐसा होता क्यों है। ये सब वही सब स्टेप्स लिखे हुए। यहां पर अगर हम 2 को ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर थीटा। ये होता है आपका sec स्क्वायर थीटा, और प्लस ये होता है आपका cosec स्क्वायर थीटा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं जरा बताइए? तो आपको भी सर इसको हम लिखते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, और प्लस इसको हम लिखते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा। फिर हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन
साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1/दिस है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये इतना सब था। अब इसको मैंने डायरेक्ट अप्रोच में क्यों रखा था, ये भी वैसे मैंने बताई थी कि आप ट्रिग्नोमेट्री के मैक्सिमम सवालों में इन स्टेप्स को बार बार घूमते हुए देखते हैं, हर बार देखते हो। आप ट्रिग्नोमेट्री के इस तरीके से क्वेश्चंस निकालो एक्सप्रेशन वाले, हम कह रहे हैं कि 50 सवालों में से 25 सवालों में आपको यही सब डाटा घूमता हुआ दिखेगा। तो जब वो डाटा बार बार आ रहा है तो जरूरी है कि मैं ये 6 स्टेप लूं। तो मैंने सीधा आपको समझाया था कि आप ये डायरेक्ट अप्रोचेस के केसेस दिमाग में रखो और इनकी इतनी प्रैक्टिस कर जाते कि ऑटोमेटिकली दिमाग में रहते। अब जैसे ये केस लिखा हुआ था, इस केस पर मैंने क्या बताया था। अब इससे ऐसा नहीं कि आप यहां तक नहीं पहुंच सकते हो। अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो अब आपका अगला स्टेप क्या होता है आप ही बताइए। आप इन सब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हम 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा और साइन से साइन स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा बोले सर साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। यही तो लिखा है। तो ऐसा नहीं कि हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन जब हमें मालूम है कि ये सब बार बार यूज होना है, बार बार यूज होना है, तो क्यों ना इसका डायरेक्ट फॉर्म मत कर लिया जाए। और डायरेक्ट फॉर्म क्या बताया था कि जो भी लिखा है 1 साइन थीटा और कॉस थीटा में कुछ भी लिखा है आपको बराबर करके पहले तो फ्रैक्शन पलट दो, तो साइन थीटा अपॉन साइन चेंज कर दो 1 माइनस कॉस थीटा। इस तरीके के 8 फॉर्मेट की आपको डायरेक्ट अप्रोच बताई थी हमने, है ना। तो वही सब आपके एग्जाम में यूज होता है। अब इसमें ये यूज हो गया तो एक बच्चा ये है जो इतना पूरा कैलकुलेशन कर रहा हो, आप ये डायरेक्ट अप्रोच सीख चुके हो, तो आपने जैसे ही देखा आप सीधे यहां से यहां पर जंप मारे, एक काम आपने ये निपटाया। दूसरा आपने यहां पर टेन को क्या लिखा, बोले सर टेन को हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर। तो यहां से हमने सर साइन स्क्वायर थीटा को ले लिया, ब्रैकेट में आ गया हमारे पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, समझ लो, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हमारे पास क्या बनता है, बोले सर ये साइन स्क्वायर थीटा तो एक लिखा ही हुआ है, राइट। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो ये एक और साइन स्क्वायर थीटा बना देगा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा एंड होल अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये अपॉन वाली चीज है तो वो इसी के साथ में जुड़ जाएगी जाके 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉस से सेक खत्म, ये कॉसेक ऊपर पहुंचेगा, ये भी साइन का हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन की पावर 6 थीटा, ऑप्शन ए। अब इसमें एक शॉर्ट ट्रिक एक लगा दे, कौन सी शॉर्ट ट्रिक लगा दे, बोले थीटा बराबर 45 रख लो या थीटा बराबर कुछ और रख लो, बेटर है, वो भी रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये डायरेक्ट अप्रोचेस भी तो काम की है, इनसे सवाल आपके और आसान होता है ना। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। तो मेरे हिसाब से मतलब मैं अगर दिखाऊं तो वो सारे स्क्रीनशॉट दिखाना, मैंने कहा यार नहीं ज्यादा नहीं चाहिए, और जिनको बाकी के भी देखने कि भाई और कौन कौन से सवाल फंसे हैं आपके, आप सुकून से, वो सिर्फ 8 ही लेक्चर है और हर एक लेक्चर आई थिंक शायद 3 घंटे 3.5 घंटे की ड्यूरेशन का है, तो टोटल 25-26 घंटे की क्लास है, लगभग 28 घंटे की क्लास है। आप देख लीजिए, उनमें आपको मिल जाएंगे। मैं नहीं कह रहा कि आप मेरा पूरा कोर्स देखो 200 घंटे का, उसमें 200 घंटे कोर्स में तो सबके में आएगा, और उसके पीछे की मैं एक ही वजह बता रहा हूं, क्योंकि ये वो सब सवाल है जो आप अपनी प्रैक्टिस के दौरान करते हैं। मैं क्या बोलता हूं, बड़ी बात तब है जब सवाल नया हो और वो आपकी सीट से आया हो। सवाल इररिलेवेंट हो, सवाल अजीब सा हो, देख के लगे यार ये सवाल तो पहले नहीं देखा, और वो आपकी सीट में मिले, ये तो बेसिक स्टार्टिंग है। ये लो अब एक और सवाल, मैं ये सब हटा दे रहा हूं, ये सब छोड़, छुट्टी करो, इनकी कोई मतलब नहीं है, साइड करो। हम अपने सवालों पर पहुंचते हैं, अब क्वेश्चंस को समझते हैं। 11वां सवाल पर पहुंच चुके हम लोग, है ना, काफी सवाल लग गए। तो एक एक राइट एंगल प्रिज्म, ठीक है, इसका आधार एक ट्रेपीजियम है, ये लो ट्रेपीजियम जिसकी समांतर भुजाएं 10 और 20 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा 10 सेंटीमीटर की, ये वाली भुजा 20 सेंटीमीटर की, गैर समांतर भुजाएं 13-13 की। अब देखो यही कॉन्सेप्ट तो पढ़ा है वहां पर कि अगर बराबर गैर समांतर भुजाएं बराबर हैं
तो क्या करना है, बोले सर अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, राइट, तो ये दोनों सेगमेंट आपस में बराबर हो, करेक्ट। अब ये अगर 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 10। इसका मतलब 5 ये हो जाएगी, 5 ये हो जाएगी, और ये वाला सेक्शन 10 का रह जाएगा। ऐसे तो 20 को बांटोगे। अब आपको पता है राइट एंगल डर है, तो 5 12 13 ट्रिपलेट कॉन्सेप्ट, सारा काम कंप्लीट है आपका। अब पूछा क्या, हमें प्रिज्म का आयतन दे रखा है और हमसे प्रिज्म का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा। अब प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आपको हाइट की जरूरत पड़ेगी। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने एक कंपैरिजन समझाया था। मैंने कंपैरिजन कैसे समझाया था, प्रिज्म और पिरामिड, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और प्रिज्म और पिरामिड के जाने कितने सवाल आए हुए हैं। मैंने आपको एक कंपैरिजन भी समझाया था कि प्रिज्म को जब आपको सीखना है तो आप सिलेंडर से सीखना, क्योंकि प्रिज्म सिलेंडर है, सिलेंडर प्रिज्म का ही एक फॉर्म है, और पिरामिड जो कोन है वो पिरामिड का एक फॉर्म है। जो प्रिज्म होता है उसका लोअर सरफेस और अपर सरफेस सेम होता है, सिलेंडर का भी लोअर सरफेस और अपर सरफेस सेम होता है, राइट। कोन में क्या होता है, पिरामिड में क्या होता है, लोअर सरफेस कुछ भी होगा, अपर में एक टॉप पॉइंट होगा, कोन में भी सेम होता है। तो आप इनको वहां से सीखिए। अब जैसे सिखाऊं कैसे, कि अगर मैं लिखूं सिलेंडर, देखिएगा किस तरीके से आपको चीजों को कनेक्ट करना होता है मैथमेटिक्स से यार। अब सिलेंडर में अगर मैं वॉल्यूम पूछूं तो वॉल्यूम क्या होता है, आपको सर पाई आर स्क्वायर है, ये क्या है पाई आर स्क्वायर, बोले सर ये एरिया ऑफ बेस। तो प्रिज्म का वॉल्यूम क्या हो जाता है, बोले सर एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अगर मैं इसका सी एस से पूछूं कर्व्ड सरफेस एरिया, तो क्या होता है, बोले सर ये होता है 2 पाई आर एच। ये 2 पाई आर क्या है, बोले सर सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, बोले सर पेरीमीटर ऑफ बेस। पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। अच्छा, चूंकि यहां पर कर्व होता नहीं है तो यहां पर ये हो जाता है आपका एलएसए, लेटरल सरफेस एरिया हो जाता है आपको भाई। अगर हम टीएसए की बात करें तो टीएसए क्या हो जाता है, बोले ये हो जाता है सीएसए प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। तो प्रिज्म का क्या हो जाएगा, बोले सर इसका हो जाएगा एलएसए प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। बात समझ में आई? कहां से कंपेयर करेंगे, वैसे अगर आ जाओ यहां पर कोन पर आ जाओ, कोन का वॉल्यूम क्या हो जाता है, बोले सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मेरे भाई तुम ही बताओ पिरामिड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आपको सर 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये कंपैरिजन है ना। चलिए तो वापस आते हैं अपने मुद्दे पर। तो अगर हम प्रिज्म का आयतन निकालें तो एरिया ऑफ बेस, अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 1/2 समांतर भुजाओं का योग 20 और 10 30 इंटू परपेंडिकुलर भुजाओं के बीच की दूरी 12, ये हो गया एरिया ऑफ बेस, इंटू हाइट पता नहीं है सर, ये बराबर है 32 40 के। अब 2 से अगर कैंसिल करेंगे तो कितने बार जाएगा, बोले सर 6 बार, 0 से ये 0 गया, 18 का स्क्वायर है तो h बराबर हो गया 18, एक काम बन गया। अब अगर हम एलएसए निकालें, एलएसए क्या हो जाएगा, बोले सर पेरीमीटर, एलएसए हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ बेस। अब बेस का पेरीमीटर कितना होगा, 10 13 23 10 20 30 10 40 43 46 और 10 56 56 हो गया। पेरीमीटर कितना हो गया, तो सर पेरीमीटर हो गया 56 इंटू हाइट, हाइट कितनी बोले सर 8। एक तो ये हो गया एलएसए, अच्छा प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। अब एरिया ऑफ बेस क्या रखा है, यही तो रखा है, यही तो रखा है। तो एरिया ऑफ बेस कितना है, बोले सर ये लिखा है 180। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोले सर 180। कुछ भी अगर कॉमन आ रहा है तो काट कर लो। अब अगर आप गौर से देखें तो आप कहेंगे बोले सर 18 कॉमन आ रहा है, 56 प्लस 20 76, बस गुणा करना है इनको। अब गुना भी क्या करना है यार, यूनिट डिजिट देख लो, 8 6 48, एक ही जगह पर यूनिट डिजिट 8, खत्म थे। ये था, ये कॉन्सेप्ट ये रखा है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं अपने अगले सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक कंपनी के 5 जगह पर ABCDE पर खर्चा 3, 5, 7, 11। अच्छा, एक मिसिंग है यहां पर 11 और क्वेश्चन मार्क है, ये रेशियो में है। ई का जो खर्चा है वो ए और डी के खर्च के मीन के बराबर है। अच्छा, अब देखो ये जो सवाल है ये एक बहुत ही डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, मतलब ये वो कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने ये कॉन्सेप्ट को अगर सीख लिया तो ये मान के चलो कि आपका फिर पूरे मैथमेटिक्स में कुछ बचेगा ही नहीं। सबसे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट ये है, समझाता हूं कैसे। रेशियो पढ़ते हैं आप, रेशियो में कॉन्सेप्ट आता है रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन। अब होता क्या है, मैं समझाता हूं आपको, एक सरल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि ए और बी के बीच का रेशियो 2:3 का है, 10 रुपए को इन दोनों में बांटना है, तो आप कैसे बांटेंगे? आप कहेंगे सर 5 बराबर 10 के हैं तो 1 बराबर 2 के, 2 बराबर 4 रुपए ए को दे दो, 6 रुपए बी को दे दो, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये पढ़ते कब है? जब आपका रेशियो स्टार्ट होता है, यहां से रेशियो की शुरुआत हो रही है और उस पर ये सवाल है। मतलब अगर आप परसेंटेज पढ़ना शुरू करो तो स्टार्टिंग परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन से होती है, रेशियो पढ़ोगे तो स्टार्टिंग ही वहां से है। तो ये सवाल तो वो है जो हर बच्चे का पढ़ा हुआ है, कोई कठिनाई नहीं है क्वेश्चन में। इन्होंने क्या बोल रखा है, बोले ABCDE के बीच में कैसे कैसे जाना है, सर 3:5:7:11, ये 4 दे रखा है। और 5वें के बारे में क्या बोला है, जो E का खर्चा है वो A और D का एवरेज है। अब A और D 11 और 3 14 का एवरेज कितना हो जाएगा? 7। 5 रेशियो आ गए आपके पास। इन्होंने बोला है कि C पर जो खर्चा हो रहा है वो B से 18,000 ज्यादा है। तुम्हारे हिसाब से C पर खर्चा B से कितना ज्यादा हो रहा है? 2। अब 2 बराबर अगर 18,000 के हैं तो 1 बराबर 9,000 के। पूछ कह रहे हैं कंपनी का कुल खर्चा बताइए भाई, सबको जोड़ लो। 7, 5, 12, 3, 15, 15, 7, 22 और 11, 33। 33 बराबर कितना हो जाएगा? तो 9 3 27, हासिल 2, 9 3 27 और 2 29, 3 0, 2,97,000 आंसर। ऑप्शन डी करेक्ट, 2,97,000 आंसर। तो ये क्या था? ये तो इनिशियल स्टेज ऑफ रेशियो है, हर बच्चे ने पढ़ा होगा ना। मैं कह रहा हूं कि सीजीएल मेंस छोड़ो, जो एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहा होगा ना, उसने भी ऐसे सवाल लगा रखे होंगे भर भर के, क्योंकि टॉपिक ही शुरू यहां से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये एक क्वेश्चन है, लेकिन जिन्होंने स्टेट्स पढ़ा होगा उन्होंने भी ये पढ़ रखा होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशंस के कुछ कंडीशंस होती हैं। जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ते हो, स्टैट्स अगर पढ़ोगे तो उसमें एक पार्ट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, मानक विचलन कॉन्सेप्ट ही। अब मानक विचलन की एक प्रॉपर्टी होती है कि मानक विचलन अगर कुछ नंबर्स का है, राइट, और अगर आप सेम एक्टिविटी हर एक नंबर में कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट है, अगर आप सेम एक्टिविटी हर एक नंबर में कर रहे हैं तो वो एक्टिविटी आप 4 फॉर्म पे कर सकते हैं। कौन कौन से फॉर्म पे कर सकते हैं? या तो हम नंबर्स को जोड़ेंगे, या हम नंबर्स को घटाएंगे, या हम नंबर्स को गुणा करेंगे, और या फिर हम नंबर्स को भाग करेंगे। इन 4 के अलावा भी 5वीं एक्टिविटी नहीं करने वाले। तो मानक विचलन जो होता है, जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, वो प्लस और माइनस पर इंपैक्टफुल नहीं होता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। हाँ, अगर गुणा कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं तो वो आपके मानक विचलन पर दिख जाता है। ये चीज होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि आपके पास कोई डाटा है, जैसे ये है, ये आपके पास डाटा है, और मैं आपसे बोलूं कि इस डाटा में मैं 4 जोड़ दूं हर एक नंबर पे, और फिर 3 घटा दूं, और फिर 2 से गुणा कर दूं, और फिर 5 से भाग कर दूं। मैंने इतना सब कर दिया, तो बताओ मानक विचलन कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर अगर हर एक नंबर में कर रहे हैं तो मानक विचलन पर इन दोनों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी हमारा डेविएशन होगा वो 2 गुना हो जाएगा और 5 का भाग, ये हमारा फाइनल डेविएशन। ये प्रॉपर्टी है स्टैंडर्ड डेविएशन की। और अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ते हो तो आपकी शुरुआत भी यहीं से होती है। अब इन्होंने बोला कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, इनका जो मानक विचलन है वो 5 है। अब अगर मैं हर एक नंबर में 7 घटा रहा हूं तो नया मानक विचलन बताइए। आपको पता है घटाने का कोई भी फर्क नहीं पड़ना है, आंसर बोले 5 का 5 ही रहेगा, खत्म बात। ये सवाल था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक क्वेश्चन अच्छा है जिसका एक्सप्लेनेशन आप सभी के सामने होना चाहिए। सब लोगों ने अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करी, बट मैं चाहूंगा कि आप एग्जाम हॉल में इस सवाल को कैसे
आलू प्याज तो बाहर बैठ करके काटे जा सकते हैं। एग्जाम हॉल में सर एक पेन ले जाना अलाउड नहीं होता है, चाकू और छुरी और आलू प्याज कहां से लेकर के जाए। तो इसको जरा थोड़ा सा इमेजिनेशन के साथ समझते हैं, और ये सारी हिंट आपको सवाल नहीं दे रखी है। इसके लिए आपको समझने की जरूरत है टोटल सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट। टोटल सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करता है। तो आप कहते हो कि जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट रखे हैं उनकी जो जो सरफेसेस हम देख सकते हैं वो सब टोटल सरफेस एरिया होता है। मैंने कहा डन। हमारे पास एक बॉल है, एक क्या है, गोला है। अब गोला है तो उसका आउटर सरफेस एरिया आप पूरा देख सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। कितना होगा? बोले सरकार 4πr² होगा, ये गोले का टोटल सरफेस एरिया। अब एक बात, अब इमेजिन करो आलू। तुम इमेजिनेशन ही सही इस सवाल को लगा जाओगे, इस सवाल में कुछ नहीं है। इस सवाल की सबसे ज्यादा हवा बताई जा रही है, सबसे ज्यादा। ये सवाल मैंने अपने सेशन में जाने कितने बार करवाया है ना, कई बार मैंने आलू भी काटे तुम लोग को सिखाने के चक्कर में, और इमेजिनेशन से भी ये सवाल सिखाया। अब तुम समझो कितना आसान सवाल है। इमेजिन करो एक आलू, इन्होंने क्या बोला है, 3 परस्पर लंबवत कट लगाए हमने, 8 टुकड़ों में कट। मैंने काटना भी सिखाया, तीनों एक्सेस के अकॉर्डिंग काट दो। बट मैं जो सिखाना चाह रहा हूं वो समझो। सवाल में एक लूप है, वो पकड़ो। लूप ये है कि जब आपने एक आलू लिया, मैंने कहा उसको बीच से काटो, कट लग गया, एक दूसरा नहीं लगाना, अभी एक ही लगाओ, लग गया। मैंने कहा उसका आउटर सरफेस एरिया कुछ बदला क्या? गोल वाला जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो बदला क्या? वो तो यार अगर मैं दोनों टुकड़ों का मिला दूं तो वो तो 4 का 4 ही रहेगा, 4πr² का 4πr² ही रहेगा, कर्व्ड वाला तो नहीं बदला। मैंने कुछ और एडिशनल दिख गया? बोले हाँ सर, अंदर वाला जो सफेद वाला व्हाइट वाला था ना वो दिख नहीं रहा था, चाकू के कट लगाए तो 2 टुकड़े बन गए और दोनों पे सर्किल है। मैंने कहा एक सर्किल का एरिया πr², दूसरे का एरिया πr²। तो जब आपने पहला कट लगाया तो टोटल सरफेस एरिया 2πr² और बढ़ गया एक कट पे। बोले हाँ। मैंने कहा दूसरा और लगा दो, बोले 2πr² और बढ़ जाएगा। एक और लगा दो, बोले 2πr² और बढ़ जाएगा। तो 3 कट लगाने की वजह से 6 नए सर्किल हमारे सामने बन के आएंगे, तो हमारा जो एरिया होगा वो 6πr² और बढ़ जाएगा। इमेजिन कर पाए बात? बस इतना ही था सवाल। उसके लिए काटा पीटी करके फिर दूसरा एक अलग से फॉर्मेट बनाया जाए क्वार्टर सर्किल के हिसाब का, मतलब नहीं है। काय के लिए कॉम्प्लिकेट करना चीजों को, आसानी से भी चीजें समझ सकते हैं। तो हमारे पास जब हमने 3 कट लगाए तो हमारे पास कुल मिलाकर के एरिया निकल के आ गया 10πr², और हमारे पास टुकड़े बन गए 8। तो इन्होंने कहा एक टुकड़े का एरिया बताइए, तो एक टुकड़े का एरिया ये हो जाएगा। खत्म बात। ये समझाने के लिए आलू काट लो, हो गया खत्म। अब क्या पूछा है उन्होंने कि संपूर्ण पृष्ठ चाहिए हमें, ठीक है निकल आएगा। रेडियस दे रखी है आपको 21, रेडियस आपको दे रखी है 21, तो बस वैल्यू रख दो 10/8। पाई को इन्होंने छेड़ा नहीं तो आप भी मत छेड़ना, और 21 का वर्ग 441। 0 यहां से हटाकर यहां भेज दो, 8 से कैंसिल कर दो, 8 पंचे 40, 4 बचा 8 पंचे 40, 1 बचा 8 एकम 8, हो गया 551.25। ये सवाल था, इमेजिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, कुछ था ही नहीं इस सवाल में। डन। अगला सवाल देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है। एक आयत है जिसका परिमाप 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसका क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आयत है और इसका परिमाप 28 है। तो एरिया दे दिया आपको LP बराबर 48, परिमाप ट्वाइस L + B बराबर 28 दे दिया। इस आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक समचतुर्भुज बनाया जाता है। ऑब्वियसली अगर आयत के मिड पॉइंट को जोड़ेंगे तो रोम्बस ही बनता है। तो समचतुर्भुज का अरे यार, समचतुर्भुज का एरिया पूछा जा रहा है, क्या बकवास सवाल है यार, क्या बकवास सवाल है। क्या ये मिड पॉइंट है? बोले बिल्कुल सर है। मैंने कहा जोड़ दो, क्या हो जाएगा? बोले सर आयत 2 टुकड़ों में बट जाएगा। मैंने कहा ये भी मिड पॉइंट है? बोले हाँ। मैंने कहा जोड़ दो, क्या हो जाएगा? अब हमें पता है कि ये अगर एक आयत, ये भी एक आयत बन रहा होगा तो विकर्ण उसको बराबर बराबर एरिया में बांटता है। ये आपकी कॉन्ग्रुएंसी कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया है।
और जब लोग क्वाड्रेटल पढ़ते हैं तब भी पढ़ते हैं। तो अगर मैं देखूं रोम्बस का एरिया कितना है, बोले सर रोम्बस का एरिया 4 है और आयत का एरिया 8, मतलब एरिया का रेशियो 1:2 का है। आयत के एरिया का आधा हो जाएगा समचतुर्भुज का एरिया, तो आपको कुछ करना ही नहीं था। आयत का एरिया 48 है, समचतुर्भुज का एरिया 24 हो जाएगा, खत्म बात। कुछ नहीं करना था, इन सब की किसी की भी जरूरत नहीं थी, बस ये सवाल है ना। 15 सवाल लगा चुके हम लोग, और इन 15 सवालों में हम लोगों ने ये एक चीज देख पाई कि कोई भी एक ऐसा सवाल नहीं है जहां पर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो, जिस सवाल को देख करके ऐसा कुछ आपके अंदर डर आया हो कि यार ये कुछ नया सा दिख गया, इसमें कुछ सीखने वाली बात है। मुझे तो अभी तक ऐसा नहीं दिखा, इंडिविजुअल शायद आपको भी नहीं दिखा। बाकी के सवाल भी डिस्कस करेंगे क्योंकि पेपर तो पूरा डिस्कशन करना है, बट मैं एक ही चीज आपको समझाऊंगा कि बहुत जरूरी चीजें हैं। कॉन्सेप्ट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है और सही तरीके से सीखना इंपॉर्टेंट। जब आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते हैं तभी आपको पेपर आसान लगता है, पढ़े ही नहीं होगे तो अलग बात है। जैसे क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, पी पर 90 डिग्री है। एक समकोण त्रिभुज एबीसी है जो बी पर 90 डिग्री है। ओके, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 8 है, तो तुम्हें भी पता है ये भुजा 10 हो जाएगी ट्रिपलेट से, इसमें कोई दो राय नहीं। बोले केंद्रक जी, ओके, और ऑर्थो सेंटर एच के बीच की दूरी। अच्छा देखो, अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट की जरूरत है कि ऑर्थो सेंटर, संपूर्ण त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर कहां पर होता है? बोले 90 डिग्री वाला पॉइंट। नाइन्टी डिग्री वाला पॉइंट, करेक्ट। चलिए, तो ये हो गया आपका ऑर्थो सेंटर एच, यहां तक हो गया कवर। अच्छा, इसके बाद में एक चीज और पकड़ लेते हैं। इन्होंने क्या बोला? बोले केंद्रक कहां पर होगा। अब केंद्रक आपको पता है मीडियन से जाता है। अब जिस पॉइंट पर मीडियन होती है आपको भी पता है, ये पॉइंट होता है आपका सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर होता है तो ये आपकी हो जाती है सर्कम रेडियस। ये भी 5 है, समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी है, ये भी 5 है और ये भी 5। और जो केंद्रक होता है वो मीडियन को 2:1 में बांट, मतलब आप इस 5 को 2:1 के रेशियो में बांटोगे तो 5/3 ये हो जाएगा और 10/3 ये हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट आपका केंद्रक हो जाएगा। तो अब आप ही बताओ ऑर्थो सेंटर की केंद्रक के बीच की दूरी कितनी है? बोले सर 10/3 है, ऑप्शन सी है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इन ज्योमेट्री, आप वहां पर ये सब कुछ पढ़ते हो, यस और नो, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट 1 से लेकर 120 तक कुछ संख्याएं रैंडमली चुनी जा रही हैं। क्या प्रायिकता है कि चुनी गई संख्या 6 या 8 से डिविजिबल है लेकिन 24 से डिविजिबल नहीं है? इस क्वेश्चन को मेरे भाई आप चैलेंज कर दीजिए। इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर दीजिए, बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसका मैं आपको बताऊं, मैंने कल ही, मेरे पास एक बच्चे का सीट आया था, इसका ये आंसर लगा 23/120, जो कि गलत है। समझिए कैसे। अब इस सवाल को आप नंबर सिस्टम के बिहार पर कैसे करते हो? सर 6 से चुनी गई संख्याएं कितनी होगी हमारे पास? 20 का 120। 8 से चुनी गई संख्याएं कितनी होंगी? 15 8 120। तो 6 वाली 20 हो गई, 8 वाली 15 हो गई। अच्छा एक बात समझना यार, इन 20 संख्याओं में 24 से डिविजिबल वाली संख्या भी तो होगी, हमें वो चाहिए ही नहीं। इन 20 में, हर 20 में 24 से डिविजिबल वाली संख्या होगी, मतलब 24 भी होगा, इसमें 48 भी होगा, 72 भी होगा, 96 भी होगा और 120 भी होगा। इसका मतलब हमें वो 5 को यहां से घटा देना होगा 24 से। इसमें भी होगा 24, 48, 72, ये वाले इसमें से 5 घटा दो। तो वो संख्याएं जो 6 से तो कट रही हो लेकिन 24 से नहीं कट रही हो, वो संख्याएं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास 15 है। सेम उसी तरीके से वो संख्या जो 8 से कट रही हो लेकिन 24 से नहीं कट रही हो, वो संख्या तुम्हारे पास कितनी आ गई? 10 आ गई। अब आपके पास ये वो संख्याएं हैं जो या तो 6 से कट रही है या 8 से कट रही है, पर वो 24 से नहीं कट रही है। तो कितनी ऐसी संख्याएं गई? बोलो 25 संख्या। कितने में से? 120 में से। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? बोले सर टोटल केस कितने? 120। और जो अपने फेवर के केस है वो कितने? बोले सर सिर्फ 25 केस है। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जबकि पेपर में ऑप्शन 23 दे रखा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इस सवाल को चैलेंज कर दीजिए। बात क्लियर, समझ में? ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक राइट पिरामिड है, इसका बेस एक समबाहु त्रिभुज है। अगर बेस समबाहु त्रिभुज है, अच्छा आयतन पिरामिड है, अभी चर्चा हुई थी 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, डिस्कशन हुआ था कौन से रिलेट करके, ये कितना हो जाएगा सर 1/3। अगर इसका समबाहु त्रिभुज आधार है तो एरिया हो जाएगा √3/4 और भुजा वर्ग 100 का वर्ग हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई आपको दे रखी है 24, आयतन पूछा है 4 तिया 12 दूनी 24, आंसर 200√3 ऑप्शन। और ये क्या होता है पिरामिड, बोले सर पिरामिड का फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला यहीं से तो पढ़ते हैं पिरामिड। अभी तक हम लोगों ने 18 सवाल लगा लिए और इन 18 सवालों में से हम लोग यही देख रहे हैं कि ज्यादातर सवाल वो सवाल हैं जहां से टॉपिक एक्चुअल में शुरू होता है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या कोई भी ऐसा टीचर होगा जिसने किसी टॉपिक की शुरुआत ही ना पढ़ाई हो? पॉसिबल है? नहीं है। और इसीलिए मैंने ये बात छेड़ी थी कि इस बार का जो मेंस का पेपर हुआ है वो सिर्फ 2-4 टीचर नहीं, जितने भी टीचर ने पढ़ाया है उन सबके कोर्सेज से फंसा है। क्रेडिट छीनना नहीं सीखो, देना भी सीखो। मैं नहीं बोलता कि मेरे से है, क्योंकि मैंने भी वही क्वेश्चंस पिक करे थे, मुझे पता था कि यार ये फ्रिक्वेंटली यूज होंगे और ये आपके कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी कर रहे होंगे। वही चीजें तो सिखाई थी आपको, टाइम कम जरूर था लेकिन मैंने आपको काम की चीज सिखा दी थी। तो पेपर ही ऐसा है कि उसमें जाकर के फंस गया जाके। अब कोई भी टीचर होगा वो अगर पिरामिड पढ़ाएगा, कोई भी टीचर होगा वो अगर पिरामिड पढ़ाएगा तो मुझे लगता है कि ये फॉर्मूला, ये सवाल तो 2 एग्जाम्पल तो कम से कम लगवाएगा मिनिमम, है ना। अब अगर 2 एग्जाम्पल भी अगर लगवा दिए हैं तो हो गया उसके पेपर से, उसके कंटेंट से, उसके कोर्स से आया हुआ सवाल है। समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी है, समबाहु त्रिभुज में आपसे पूछे सरकमफ्रेंस, नहीं सॉरी सरकम सेंटर है, सरकमफ्रेंस नहीं, सरकम सेंटर है, परिकेंद्र है। परिकेंद्र निम्नलिखित में से किसके साथ मेल खाता है? तो यार देखो, सरकम समबाहु त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है, मैंने आपको बताया समबाहु त्रिभुज में यही आपका परिकेंद्र होता है, यही आपका अंता केंद्र होता है, यही आपका सेंट्रॉइड होता है, यही आपका ऑर्थो सेंटर होता है। समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी है, तो किसके साथ मेल खा रहा है? बोले सर सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। अब वन वर्टेक्स, भाई परिकेंद्र यहां तो नहीं पहुंचेगा समबाहु का, पॉइंट आउटसाइड द ट्रायंगल यहां भी नहीं पहुंचेगा, किसी साइड के मिड पॉइंट पर आ रहे हटो, ये समबाहु त्रिभुज में एक ही पॉइंट पर होते हैं सब कुछ। अगला सवाल क्या है? ये बेसिक क्वेश्चन आया हुआ है, मीन मीडियन पूछा गया है, बेसिक सवाल है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? 5 परिवार दिए, फैमिली ए, फैमिली बी, फैमिली सी, डी और ई। आपसे क्या इसका औसत पेड़ बताइए? 250, 400, 350, 300, 500। मैंने आपको यहां से शिफ्टिंग सिखाई थी, इसको आप 450 ले लो, 50 को भूल जाओ। शिफ्टिंग सिखाई थी जब डीआई के 1-2 सवाल लगे थे। अब क्या सीन बना? बोले सर 250, 300, 350, 400, 450, सेम गैपिंग बन रही है। सेम गैपिंग का मतलब होता है कि बीच बीच 250, 300, 350, 350 आपका बीचों बीच का नंबर आया, 350, 350 आपका बीचों बीच का नंबर। अच्छा वहां पर 50 छोड़ भी दिया था ना, उन 50 को इन 5 लोगों में और बांट दो तो 10 और दे दो, तो एवरेज हो गया आपका 360। 360 हुआ तो ऑप्शन सी तो आउट हो गया। फिर बोले औसत से ऊपर पारिवारिक खर्च किनका है? 360 से ज्यादा किस किस का है? बी का है और डी का है, तो बी और डी का खर्च ज्यादा है, तो ये वाला ऑप्शन भी हट गया। अब लड़ाई बची बी और डी की। फिर आगे क्या कह रहे हैं? उच्चतम और न्यूनतम के बीच का अंतर, अब न्यूनतम है 250 और उच्चतम है 500, तो इनके बीच का अंतर 250 यूनिट, तो 3 ऑप्शन हट गए, अपना ऑप्शन बी करेक्ट। बेसिक क्वेश्चन था, आसानी तो है ना, जोड़ घटाना था, कुछ था ही नहीं इसमें, क्या समझो। एक और सवाल देखिए, हाँ ये मोड पर है, आपको ये कुछ नंबर दे रखे हैं, 9 एंट्रीज हैं, 5, 8, 7, 9, 6, 7, 8, 7, 10। सबसे पहला काम हमने बताया था कि अगर आपको इसमें चाहिए मीन, क्या क्या पूछ रहे हैं? औसत से अधिक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट अंकों का तरीका, मोड चाहिए, मोड।
अंकों का तरीका नहीं होता भाई, बहुलक होता है। बहुलक मोड पूछ रहे है ना, मोड पूछ रहे बहुलक। कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार याद है? 8 यार 2 बार आया है, 5 एक बार, 6 एक बार, 9 एक बार, 10 एक बार, 7 3 बार आया। तो मोड क्या है? 7। तो मोड अगर 7 तो ऑप्शन बी और सी बाहर हो गए। अब देखो औसत से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्र कितने, अब इनका एवरेज निकालना है। यार ये तो इतने छोटे नंबर है कि बर्बली जोड़ लो। 7 तिहाई 21 और 9 30 10 40, ये हट गया। फिर 8 8 16 और 5 21, 61 हो गया। 61 डिवाइडेड बाई 9 बच्चे हैं, तो 9 छक्का 54, कितने बच्चे हैं देखें जरा एक बार। अच्छा 6 और रह गया, 61 और 6 67 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 सत्ते 63, 7 दशमलव समथिंग कुछ आ रहा है एवरेज। एवरेज आ रहा है 7 दशमलव समथिंग। और इन्होंने कहा कि एवरेज से ज्यादा नंबर लाने वाले, मतलब 7 दशमलव तो एवरेज ही आ रहा है, उससे ज्यादा कितने लोगों के नंबर आए हैं? उससे ज्यादा नंबर ये एक बच्चा हो गया 8 9 8, 4 बच्चे ऐसे हैं जो एवरेज से ज्यादा नंबर लेकर के आ रहे हैं। तो ऑप्शन ए कि मोड हो गया 7 और औसत से ज्यादा हो 4 बच्चे। हो गया, बेसिक क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए। ये लाइन वाला मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था और आपको बोला भी था कि पिछले 4 सेशन से, सॉरी 4 सालों से एसएससी इन पर बहुत सवाल पूछ रहे। 3 ही कॉन्सेप्ट बनते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब जब इन्होंने कहा है कि अगर कोई भी हल नहीं है, इसका मतलब कोई भी हल कब नहीं होता है? जब ये पैरेलल लाइन क्रिएट कर रहे। पैरेलल लाइन कब बनती है? जब a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 के, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू होता है c1 अपॉन c2। अब अगर a1 अपॉन a2 मतलब 3 अपॉन 9, सीधे सीधे 3 गुना हो रहा है, तो यहां पर k की ऐसी वैल्यू रखो कि उसका 3 गुना हो। तो बोले सर माइनस तो माइनस मैच कर गया, 6 तिहाई 18 होगा, तो k बराबर 6 ले लो, बात खत्म। ये सवाल आसान सा क्वेश्चन, कोई समस्या नहीं है। इस पूरे पेपर में कहीं पर भी एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखाई पड़ा हमें जो समस्या क्रिएट कर सके किसी भी बच्चे की। एक और सवाल देखते हैं, अगला क्वेश्चन। ये बेसिक ऑफ ट्रिगो, क्या करोगे यहां पर तुम ही लोग बताओ, अगला स्टेप क्या है तुम्हारा? बोले सर यहां से कॉस को इधर भेजेंगे, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा बराबर एक्स अपॉन वाई। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा बेस। तो अगर परपेंडिकुलर वो है, बेस ये है, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेसिक बात है। अब साइन थीटा होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यही तो वैल्यू चाहिए। तो परपेंडिकुलर x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई यहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है, ये तो हट गया, अपॉन हाइपोटेनियस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट के अंदर ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन बेसिक। अगला 4800 रुपए को बांटो भैया, ये वेरी डिफिकल्ट, हमारे पेपर से, हमारी क्लास से ये सवाल पूरा पूरा छप गया है ना, कि 4800 रुपए की राशि को एबीसी में 3 4 5 के हिस्से में बांटो। 3 4 5, ये मेंस का सवाल है, ये जीडी में कोई ना पूछे। जीडी वाले अगर ये सवाल पूछ दे तो जीडी के जो एग्जामिनर वो शर्मा जाएंगे, यार कम से कम थोड़ी तो वैल्यू रखो, है सरकारी नौकरी दे रहे हो। अब सोचो मेंस में ये सवाल आया है कि 4800 रुपए को आपको 3 4 5 के रेशियो में बांटना है, बी का हिस्सा ए से कितना ज्यादा है? तुम बताओ बी का हिस्सा ए से कितना ज्यादा है? आपको सर ए की वैल्यू चाहिए है, 5 4 9 3 12 बराबर अगर 4800 है तो 1 बराबर बोले सर 400, ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन है। एक और देखो, इनका मूड, मूड मतलब जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया हो। अब तुम सबसे पहले ये ढूंढ के बताओ सबसे ज्यादा बार कौन आया? ए एक ही बार आया, ए प्लस 2 एक बार, ए प्लस 4, ये यार सबसे ज्यादा बार आया है। जो सबसे ज्यादा बार आया है वही आपका मोड होता है, तो ए प्लस 6 हो गया मोड। सवाल कह रहा है नहीं 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 26 है, कितना है? 26 है, तो ए की वैल्यू बताइए 20। ये है सवाल। एक और देखो, एक वृत्त की जीवा वृत्त की परिधि पर 60 डिग्री का कोण बना रही है। सिमेट्री कॉन्सेप्ट सिखाया था। एक वृत्त की जीवा अगर वृत्त की परिधि पर 60 डिग्री का कोण बना रही है
तो ध्यान रखना यार, मैंने कहा था सिमेट्री यूज कर देना। अगर ये 60 है तो हमें पता है हम इस पॉइंट को इस कॉर्ड के बीचों बीच पिक करेंगे। करने को हम कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हूं चालाक आदमी, मैं इसको बीचों बीच पिक करूंगा। तो मैंने कर लिया इसको बीचों बीच पिक। अब बोल रहे वृत्त की त्रिज्या और जीवा की लंबाई। अब ध्यान रखो, याद करो मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मैजिकल फिगर पढ़ाया था। मैंने कहा था साइड को 6 मानना। साइड अगर 6 मानी तो मीडियम 3√3, इन रेडियस आपकी √3 हो जाएगी और सर्कम रेडियस आपकी 2√3 हो जाएगी। और फिर ऐसा पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था और मैंने कहा था उसको एज ए फॉर्मूला ट्रीट करो। जो पुराने बच्चे हैं वो जानते भी होंगे इस बात को। तो मैं अपनी साइड से ही इसको तुरंत 6 मान लूंगा। इन्होंने पूछा वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या चूंकि ये सर्कम रेडियस है तो ये वृत्त की त्रिज्या 2√3, उसी कॉन्सेप्ट की मदद से हो गया। अब इन्होंने पूछा वृत्त की त्रिज्या मतलब 2√3 और वृत्त जीवा की लंबाई। जीवा की लंबाई मतलब 6 सेंटीमीटर, इनके बीच का रेशियो 1:√3 ऑप्शन। तो ये उस मैजिकल फिगर की दम से आप कर सकते हो, तरीका नंबर 1। बाकी अगर आपको इसको सॉल्व ही करना है, एक तो कॉन्सेप्ट ये हो गया। बाकी अगर इसको आपको लिटरली सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का एक तरीका ये हो जाएगा कि आप पहले सर्किल बनाइए। ये हमने जीवा ले ली, ये एंगल हमने 60 डिग्री का बनाया, रैंडम कोई भी एंगल है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। अगर ये 60 है तो केंद्र पर बना कोण परिधि कोण का दुगना होता है, 120 हो जाएगा। अब अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो पहली चीज तो ये जीवा को आधा आधा करेगा एक का। दूसरा ये एंगुलर को भी बाइसेक्ट करेगा तो ये 60 हो जाएगा। ये 90 है तो ये वाला 30 हो जाएगा। फिर याद करो मैंने हाइट एंड डिस्टेंस में एक रेशियो पढ़ाया था कि अगर किसी त्रिभुज के एंगल 30, 60 और 90 के रेशियो में है तो साइड 1√3 और 2 के रेशियो। तो 30 के सामने की साइड 1 होगी, 90 के सामने की साइड 2 होगी और 60 के सामने की साइड √3। आपको पता है अगर ये √3 है तो ये भी √3। यहां से आपके पास त्रिज्या हो जाएगी 2 और जीवा हो जाएगी 2√3। तब भी आपके पास आंसर यही आता है। दोनों में से कोई भी तरीका निकालो, ये तो जनरल सॉल्यूशन सब करवा देंगे। ये वो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको एक बार पढ़ाया हुआ है। जब भी ज्योमेट्री आप पढ़ते हो तो ये मैजिकल फिगर में जरूर डिस्कस करता हूं, क्योंकि इस पर सवाल लिटरली बहुत पूछा जाता है ना। एक और सवाल देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ये एक सवाल थोड़ा सा मुझे अच्छा, इसका प्रेजेंटेशन मुझे प्यारा लगा। उनमें से सबसे पहला प्रेजेंटेशन रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड। पैरेललोपाइड अपने आप में एक 3D फिगर होता है। राइट, पैरेललोपाइड अपने आप में एक 3D फिगर होता है, लेकिन वो क्यूबाइड जैसा नहीं होता, हल्का सा पैरेललोग्राम शेप में होता है। लेकिन जब वो रेगुलर पैरेललोपाइड बोलते हैं तो इसका मतलब होता है क्यूबाइड। तो पहली चीज तो ये अच्छी है कि उन्होंने क्यूबाइड को कितने बढ़िया तरीके से लिखा। दूसरी चीज क्या लिखा है कि इनके जो 3 सरफेसेस हैं जो एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं, उनके डायगोनल 5, 10 और √13 है। इनका प्रेजेंटेशन बड़ा प्यारा। अब डायगोनल है तो अगर पहले सरफेस के डायगोनल होगा, सरफेस तो आयताकार ही है, अगर क्यूबाइड है तो L² + B² होगा। फिर वहीं पर B² + H² होगा और एक अगला नंबर H² + L² होगा। ये 3 तो नंबर रहने वाले हैं। अब यहां से एक चीज हमें समझ में आ रही है कि ये डाटा कहीं ना कहीं मैच कर। अब यहां पर अगर आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे तो चीजें आपकी बेहद आसान है, अदरवाइज थोड़ी सी समझ सकते। ऑब्जर्वेशन क्या करना है, अगर आप गौर से देखो कि रूट के अंदर रूट है, 5 किन 2 संख्याओं का वर्ग होता है, तो आप कह सकते हो बोले सर 1 का वर्ग + 2 का वर्ग। तो गौर से देखा जाए ये क्या लिखा है, बोले सर ये 1 का वर्ग और 3 का वर्ग। तो ये क्या लिखा है, बोले सर ये लिखा है 2 का वर्ग और 3 का वर्ग। यही तो लिखा हुआ है। इसका मतलब यहां पर 1 की वैल्यू 1 होगी, दूसरी साइड 2 होनी है और तीसरी साइड 3 होनी। अब जो भी जिसको भी बांटना है बांट लो। अगर यहाँ 1 रखा है, ये 2 रखा है तो ये √5 बनाएगा, ये √10 बनाएगा, ये √13 बनाएगा। मतलब उस क्यूबाइड, उस पैरेललोपाइड की जो साइड्स हैं वो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। इन्होंने कहा कि हमें उसका आयतन बताइए। अब क्यूबाइड का आयतन होता है LBH, दैट इज इक्वल टू 1:1 × 2 × 3। तो आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर।
बस इतना सा सवाल था। आगे बढ़ लेते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसमें आर 62 डिग्री। एक त्रिभुज हमने बनाया पी क्यू आर जिसमें से आर दे दिया है आपको 62 डिग्री। एस एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू एट एस। पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो क्यू आर को टी पर मीट कर रहा है। ये हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है जो इसको बराबर बराबर बांटेगा। ये यहां पर टी पर आपसे कहा है कि इफ टी पी आर ये वाली ये दे रखा है आपको 38 डिग्री, तो व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ पी क्यू आर, ये आपसे पूछा गया। अब एक बात समझिएगा, यहां पर थ्योरम कौन सी लग रही है? बोले सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर भी वर्क करता है वहां कॉन्ग्रुएंसी लग जाती है। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्टेक्स से निकल रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर वर्टेक्स से निकल रहा है तो कॉन्ग्रुएंसी लग जाती है, मतलब ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। और कैसे होंगे जरा वो भी समझ लो। देखो यार, ये वाली साइड बराबर है इस साइड की, बोले बिल्कुल। मैंने कहा परपेंडिकुलर है तो ये वाला 90 ये वाला 90, और ये तीसरी वाली साइड कॉमन है दोनों में, तो क्या ये वाला त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट होगा इस त्रिभुज के? बोले बिल्कुल। मैंने कहा अब एक काम करो, ये पूरा एंगल कितना है? ये पूरा एंगल कितना है? बोले सर ये लगेगा बहिष्कोण प्रमेय, तो ये 38 और 62 का सम हो जाएगा। ये पूरा एंगल 38 और 62 का सम 2 दे दो, 40 और 60 100 बन जाए। अगर 100 बन गया तो इस 100 को इधर बराबर बराबर बांटोगे तो 50 ये 50 ये। अब तुम्हारा टारगेट था ये, तुम्हें ये एंगल पता है 90 है, ये 50 है, तो ये रिमेनिंग एंगल 40। खत्म सवाल। तो रिक्वायर्ड एंगल 40 डिग्री, ऑप्शन। ज्योमेट्री की बेसिक थ्योरम पढ़ाई हुई है मैंने, है ना, मल्टीपल टाइम्स पढ़ाई है, एक दो बार नहीं। एक और सवाल देख लेते हैं। एक पिरामिड की ऊंचाई दे रखी है 8 मीटर। इस पिरामिड का आधार एक वर्ग है जिसका विकर्ण, इसको अगर सही से लिखो तो ये 256 गुणा 2 है तो 16√2। विकर्ण अगर 16√2 है तो साइड 16 मीटर हो जाएगी। पिरामिड का आयतन फिर से पूछ दिया, आयतन का क्या करोगे? बोले सर 1/2, एरिया ऑफ बेस 256 इंटू हाइट, तो 256 गुणा 8 512 1024 2048 डिवाइडेड बाई 3। यार अगर ये 2100 होता तो आंसर 700 बनता, तो आंसर 700 से जरा सो कम 683 आंसर लग गया। सब बाकी के सारे ऑप्शन 700 से बड़े, ये भी खत्म। इतने इतने छोटे छोटे सवाल हैं। आ जाओ अपने आखिरी सवाल पर पहुंचते हैं। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा माइन्यूट कैलकुलेटिव। 30 सवाल लगाए आपने, उन 30 सवाल में एक सवाल की प्रेजेंटेशन तगड़ी लगी। कौन सा सवाल था? एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको। ये वाला क्वेश्चन, इसकी प्रेजेंटेशन तगड़ी थी। इस पूरे 30 में जो कहीं ना कहीं मेंस की कैटेगरी को माइन्यूटली टच कर रहा है। और एक ये सवाल है, ये कैलकुलेशन ना के बराबर है, बट फिर भी इन 30 में सबसे ज्यादा कैलकुलेशन यहां पर। बाकी के 28 सवालों में आपने पता है क्या देखा? मैं अगर कंक्लूड करूं अपने पूरे सेशन को, तो 28 सवाल जो थे वो हर एक टॉपिक के इनिशियल क्वेश्चन थे। और आपके पूरे एसएससी वर्टिकल में किसी भी वर्टिकल में कोई भी टीचर ऐसा नहीं मिलेगा जो किसी भी टॉपिक की शुरुआत ना पढ़ाए। तो आई होप आज के सेशन से आप 2-3 चीजें। पहली चीज, आज का पेपर जो था वो लिटरली बेहद आसान था, मेंस का लेवल ये नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, किसी एक दो टीचर के पेपर नोट्स से पेपर नहीं फंसे। आज आप कोई भी टीचर, किसी भी टीचर के नोट्स उठा लीजिए, उन सब के पेपर से, उन सब के नोट से पेपर फंसा है। क्यों? पेपर स्टार्टिंग लेवल से है। हर एक सेगमेंट का, हर एक कॉन्सेप्ट का स्टार्टिंग क्वेश्चन उन्होंने रखा है। अब ये सवाल है, एक गोलार्ध पानी टंकी से भरा है, इसमें एक पाइप जुड़ा है जो इसे 7 लीटर प्रति सेकेंड की दर से खाली करता है। टैंक की आंतरिक त्रिज्या दे रखी है 2.1 मीटर। टैंक के आधे हिस्से को खाली करने में कितना टाइम लगेगा? तो भाई पहले तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा गोलार्ध है तो आपको सर 2/3 पाई आर क्यूब। 2.1 मीटर में 21/10 21/10 ये इतना बड़ी टंकी है। आपको ये पूरी खाली नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ आधी खाली करनी है। इतना पानी हमें बाहर कर। अब यार ये मीटर क्यूब में है, और लो
ये भी कर रखा है, जबकि मैं कहता हूं ये तो अब देने ही नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूं ये दिमाग में रखा करो कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है और 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ये पता भी होगा आपको, लेकिन इन्होंने दे रखा है। तो भाई अपने पास इतने मीटर क्यूब है, इसका मतलब इंटू इतने लीटर पानी है, इतने लीटर पानी, और इस पानी को हमें किस स्पीड से खाली करना है? बोले सर 7 लीटर पर सेकंड के हिसाब से खाली करेंगे। तो अगर इतने पानी को अगर आप 1 सेकंड में, इतने सेकंड लगेंगे, अगर मैं 60 से और गुना कर दूं इतने मिनट लगे, क्योंकि हमारे ऑप्शन मिनट में। बस काटा पीटी चालू करो, 7 तिहाई 21, 1 2 3, 1 2 3, 2 से ये 2 गया और कुछ कटेगा, 7 तिहाई 21, एक और खत्म हो गया, ये नीचे के सब खत्म हो गए, ऊपर हमारे पास बच रहा है 22 और 21/20, ये लो 11। अब गुणा अगर करोगे तो कितना आ जाएगा सर? 23 231, 23.1 मिनट टाइम लगेगा। इन्होंने कहा अप्रोक्सीमेट कितना टाइम लगेगा? बोले आंसर 23 मिनट। कोई कैलकुलेशन भी तो नहीं थी यार। ये आपके पूरे 30 सवालों सबसे कैलकुलेटिव सवाल दिखा। तो उम्मीद है कि इन पूरे 30 सवालों का डिस्कशन आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत आराम से, बहुत नॉर्मल तरीके से सभी सवाल कर लिए, क्योंकि इनके लिए नॉर्मल तरीका ही चाहिए, है ना। कोई ज्यादा हैवी तरीके की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सवाल ही उतने दमदार नहीं थे। बट आप समझ पाए होंगे कि पेपर के सवालों को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। और अब आप लोगों के लिए एक ही चीज बोलेंगे कि 2025 के सारे सेगमेंट कंप्लीट हो गए हैं सीजीएल के, और अब लड़ाई सीजीएल 2026 की। मैं 2026 में आपके साथ बराबर रहने वाला हूं। सवाल चाहे इस लेवल का है, पेपर चाहे इस लेवल का है, चाहे इससे ऊपर लेवल का है, कैसा भी पेपर है, मैं आपको उस लेवल के लिए तैयार करूंगा कि आप किसी भी लेवल के पेपर में अपना बेस्ट 30 के 30 सवाल हो, 25 के 25 सवाल हो, अच्छे तरीके से करेक्ट मोड पे सॉल्व करके आप तो 2026 में साथ बने रहिए। प्रैक्टिस करते हैं मिलके और सीखते हैं मैथ को एक नए नजरिए से। उम्मीद है कि आपको डिस्कशन पसंद आया होगा। फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो।